Morning with Farah. इश्क की इब्तिदा भी तुम A legend. Takes it for granted. Stay firm in your belief. मैं तो न कोई होश आना भुला शाह ओए पुत्र सुन भाई सुन Mia, according to Sharia, my ears have to hear it. रांझण मैनू सब कोई आखो, रांझण मैनू सब कोई आखो, हीर ना आखो कोई। For I am a shallow man. I refuse to be a bystander while you convict her for a crime she did not commit. वो मंजिल नहीं रहती हिजाबो नूर का ये सिलसिला सो ये खूबसूरत सी थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज जो कि आप देख रहे थे, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ है जो कि मेरे आज के मेहमानों ने किया हुआ है, क्योंकि एक लंबे अरसे से ये सरनदीप के नाम से एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्री मेकिंग भी होती है, ड्रामास भी बनते हैं, थिएटर की परफॉर्मेंसेज भी होती हैं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर फारूक बेग जो कि डायरेक्टर हैं सरनदीप के और स्टोरी टेलर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। और उनके साथ जैसे कहते हैं रूहें रवां CEO ऑफ सरनदीप हुमा बेग साहिबा, जो कि बहुत सारा कुछ ऑब्वियसली CEO जो है सारे डिसीजन एग्जीक्यूटिव डिसीजंस जो हैं वो सारे उन्हीं के पास होते हैं। आजकल एक और इनिशिएटिव पे ये लोग काम कर रहे हैं जो कि पाक परमीज़ के नाम से है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना एक रोल और किरदार अदा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरा। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, जितने अच्छे हो सकते हैं। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये बड़े ज़बरदस्ती ये परफॉर्मेंसेज जो चल रही थी, सबसे पहले तो ये बता दें क्योंकि बड़ा मुझे भी देख के हुआ कि कहीं अचानक से सिम्फनीज चलना शुरू हो गई, कहीं बुल्ले शाह चल रहा है, कहीं कुछ और हीर रांझा की चल रही हैं चीज़ें, ये क्या है बताइए। पहले देखिए मैं कहूँ कि इतने साल बाद आप से मिल रहे हैं हाँ। कि मेरे आंसू निकले हुए हैं इसलिए मैं ये लेके बैठा हुआ हूँ। जी। आई एम वाइपिंग देम आउट ऑलरेडी। थैंक यू। ये जी हम लोग ये हीर रांझा को हम लोग बहुत अरसे से सोच रहे थे, क्योंकि हम लोग जब देखते थे ना कि वेस्ट एंड स्टेजेस पे अलादीन और ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो हम सोचते थे कि हम अपनी कहानियाँ क्यों नहीं बता सकते लोगों को। तो जब हमने ये सोचा, एक मौका मिला जबकि 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट हो रही थी लंदन में, तो वहाँ एम्बेसडर ने कहा कि भाई कुछ करो। तो कुछ करो तो क्या, कुछ मतलब कुछ करो के लिए बहुत कुछ, लंदन में तो कोई चीज़ सस्ती तो नहीं होती है ना। तो हम लोगों ने सोचा कि लेट्स डू हीर रांझा इन इंग्लिश, यू नो, वाज अ वेरी बिग चैलेंज, यू नो, एक पंजाबी में भी और एंग्लोस में। तो द फर्स्ट एंग्लो पंजाबी सूफी म्यूजिकल एवर इन लंदन ये हुआ थिएटर में। लंदन का बिगेस्ट थिएटर सैडलर्स वेल्स है, वहाँ ये हुआ। और उसमें एक तो जो लोगों ने सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया वो ये हुमा का आइडिया था कि हम लोग जो भी करते हैं ना उसका कुछ मकसद होना चाहिए, यू नो, कि मतलब कोई कहानी, रोमांटिक कहानी सुना दिया आपने, मतलब वो बात होती थी कि रोमियो और जूलियट है, इसको ये और ये सब कहानियाँ चल रही थी। तो हम लोगों ने कहा, देखा कि आइडिया था, क्योंकि हम सच में एम्पावरमेंट में बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि बेगम साहिबा हमारी बहुत ही एम्पावर्ड है, ये तो एवरीबॉडी नोस दैट। तो हमने कहा कि हीर को हम क्यों ना बता दें कि इस्लाम में औरत का दर्जा क्या होता है और किस तरह से क्या क्या हुकूक इस्लाम ने एक औरत को दिए। ये हम लोग का मकसद था। और आपको खुशी होगी जान के कि हर मैगजीन ने इसको पिकअप किया, जिससे हमें बहुत खुशी हुई कि दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू अचीव, नॉट जस्ट शो के दिखा दिया प्ले करके। ये एक मोहब्बत की दास्तान है जिस कॉन्टेक्स्ट लेकिन में इसमें हम ये भी ऐड करना चाह रहे थे कि हम 25 साल से, तो मैं भी सुन रही हूँ कि जी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बाहर नहीं हो रही, हम भी बाहर रह चुके हैं, सारा वक्त यही रोना था। तो पाकिस्तान अगर अपने कामों को इनके मेन प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंट ही नहीं करेगा, और वो भी रेगुलरली जो बाकी ममालिक कर रहे हैं, वो अपनी कहानियाँ बताते हैं, और अंग्रेज़ और वेस्ट जो है
वो ईस्ट को जानता है सिर्फ उनके जी पर्सपेक्टिव हेरिटेज, कल्चर और इन परफॉर्मेंसेस से। तो ये उसका था। कि इंडियन करीज, भाई करीज हमारी भी हैं, एवरी फूड इज नॉट इंडियन, चावल जी, जी, बासमती जी। लेकिन फर्क किसको आप दोष कहते हैं, दोष किसको देंगी? ये पिंक इनकी सॉल्ट उनका नहीं है, मसला हमारा जो है salt, हाँ। हाँ कि हमारे अपने अल्फाज जो हैं, हमारा प्रॉब्लम ही है कि हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि अपने क्रिएटिव टैलेंट को बाहर लेके जाएं। ये भी शो बड़ी मुश्किल से हुआ था और 4 दिन हुआ था और हर एम्बेसडर उधर कह रहा था आप लोग रेगुलरली क्यों नहीं करते। तो अब देखें ना, इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते जब तक स्टेट सपोर्ट नहीं होती। तो अगर स्टेट क्रिएटिव लोगों को ये इजाज़त ही नहीं देगा कि भाई बाहर जाके आपके पास बैकअप है, बाकी ममालिक बैकअप देते हैं, लेकिन फिर भी हमने कर दिया, जितना दिखाना था दिखा दिया। और हम ये बार बार प्रूव करना चाहते हैं कि हमें टैलेंट और स्किल है, यूज़ करें हमें। हम तो बाल सफ़ेद हो गए तो, और कितने सिर्फ उनके सफेद 30 साल से मेरे पास जादू की छड़ी है, इनके पास नहीं। अरे लेकिन कहता वैसे कि वो लगा ले जी, काला वाला जो भी होता है काला नहीं बट इट्स इम्पोर्टेंट फरा कि टू बी ऑनेस्ट मैं तो एक्सट्रीमली वो हूँ कि भाई Passionate, हाँ। अमेरिका में, यूरोप में और चाइना में आपकी प्रेजेंस सख्त ज़रूरी है कि आप हैं कौन, आपकी कहानियाँ क्या हैं। और वहाँ पे हमने गोरों को बल्ले बल्ले और ये सब सिखाए। तो स्टेज पे जितने लोग डांस करे थे उसमें से 90% जो थे गोरे थे। और मैं जब रिहर्सल में आ रही थी तो वो जो उर्दू बोल रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था कि हमने गोरों को उर्दू सिखा दी, बल्ले बल्ले सिखा दिया और थोड़ा सा अपना धमाल और लुड्डी भी। मुझे तो लगता है कि कल्चरल अताशी हमारे हर मुल्क में होते हैं जी, होते हैं होते हैं। हाँ, देखिए यू एंड आई बीन हियर फॉर टू लॉन्ग कि हम इस बात को, मैं पाकिस्तान और अपने पाकिस्तान हमारा है और हम अपने पाकिस्तानी लीडरशिप से कहेंगे कि प्लीज़ बहुत और तरीके हैं। एक सॉफ्ट पावर कोई पाकिस्तान की जो रियल पावर, इट इज कंसीडर्ड अ सॉफ्ट पावर। दिस इज हु वी आर। ठीक है, ये हमारी असलियत है और हमने अपनी असलियत इसी तरह दिखाएंगे कि हमारा कल्चर क्या है और हमारी वही कहानी, क्योंकि इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा हर कल्चर का एक है। तो हमें भी वो अपने जैसे ही समझें जो लोग शायद नहीं समझते। सही चेहरा जो है दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ भी मोहब्बत, हमदर्दी, इंसानियत के मयार और दर्जात वही हैं। जी ये मैं एक बात आपको बताऊं कि हम लोग न्यूयॉर्क में करना चाह रहे थे, तो हम लोग मिलने गए थे वहाँ के। जब न्यूयॉर्क ओपेरा जो है उसकी जो डायरेक्टर थी, अनफॉर्चुनेटली वो उसी हफ्ते रिटायर हुई थी उन्होंने। पहले उसने सोचा था, जब हमको बातें हमारी उनसे हुई थी या जिसने भी बताया था उनको, वो कहती थी कि हम ये सोचते थे कि आप एक कोई जिसको कहते हैं सेकंड स्टेज थिएटर जो होता जाता है, आप उसमें आए। ये तो दिस इज ब्रॉडवे, सो दिस आई एम सो सरप्राइज्ड इन रियली। शी सेड बट आई एम सैड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। हमारे पास वक्त नहीं था इतना रहने का कि उसकी कैंपेन कर सके, कैनवस कर सके। ये तो एक्चुअली एम्बेसी को करना चाहिए ना, उसके बाद आगे बढ़ाना चाहिए था ना। जैसे मैं कह रही, जब तक स्टेट स्पॉन्सरशिप नहीं होगी आप नहीं कर सकते, और जब तक आप उनको उस जबान में चीज़ अपनी समझाएं जो वो भी समझें और आपकी भी जबान हो, जो हम लोगों ने इसमें किया। अब आप जहाँ के गाने गा दें या ना गज़लें सुना दें, इनको गोरों को क्या समझ में आती है? कुछ नहीं समझ में आती है जी। So you have to play the game as it's played। बिल्कुल। एंड इसमें मैं ऐड ये भी कर दूं कि जैसे हमने पाकिस्तान में एक न्यू जॉनर शुरू की थी, साउंड एंड लाइट एक्स्ट्रावेगेंजा। तो साउंड एंड लाइट शो हमने 2005 से शुरू किया था। फिर ऑब्वियसली हालात मुल्क के ऐसे हो गए थे कि एंटरटेनमेंट कट ऑफ हो गई थी। लेकिन अब जब से रिवाइवल आया है रिवाइवल ना, तो हमारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हुई है, ड्रामा इंडस्ट्रीज हमारे क्लीशे के साथ चल रही है, एक इंडस्ट्री वही चल रही है, दैट इज द न्यूज़ एंड पॉलिटिकल साइड। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं अगर इस पे पॉजिटिव सबसे बड़ा ड्रामा वही है, वो वाले बड़े ड्रामे। लेकिन हमारा पिछले साल साउंड एंड लाइट दोबारा लाहौर फोर्ट में हुआ, लेकिन हमेशा कुछ दिनों के लिए, 10 दिन में। तो जिस मुल्क के पास इतना हेरिटेज और कल्चर और इतनी बिल्डिंग्स हैं जिसमें आप अपनी मुगलों की ही कहानियाँ रिवाइव करें, ताकि लोग वापस जाके सुने कि आपके ग्लोरियस डेज में आप क्या करते थे। उसमें अभी जो हमने शो किया था दास्तान पाकिस्तान, अब हम कोशिश करें कि 14 अगस्त को इस्लामाबाद में भी कर लें। लोग साथ देंगे तो हमारा हो जाएगा। लेकिन कहने का मकसद है कि 2005 की शुरू की हुई चीज़, आपको पता है हम करते हैं, कुछ अवार्ड भी हमें ऑन एंड ऑफ मिल जाते हैं, इसका मतलब आपने रिकग्नाइज कर लिया, लेकिन फिर करवाएं तो सही, क्योंकि हेरिटेज बिल्डिंग्स गवर्नमेंट के हाथ में। तो मैं कहूँगी कि बहुत कुछ करना है, उससे वो छोटे परफॉर्मर की रोज़ी लगती है। हमारे शो से ग्लैमरस जो है ना आपके स्टार्स नहीं आते, हमारे शो में आते घोड़े वाला, वो बैल वाला, वो जो है ना हमारे छोटे डांस ट्रूप्स, ताकि उनका रोज़ी तो लगे। हर एक ने हलाल कमानी है,
तो लाइवलीहुड का पाकिस्तान में इशू है। तो हमारी जितनी भी स्टोरीज़ हैं हिस्ट्री को रिवाइव करती हैं, कल्चर में प्राइड डालती हैं, और जो हमारा मीडियम टू स्मॉल परफॉर्मर है उसको इजाज़त देती हैं कि वो दोबारा से नई जनरेशन को बताए कि हम कौन है, बिकॉज हम भूल चुके हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ना हम पीछे जाएंगे। ज़रूर। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था आप दोनों का ज़िंदगी का, एंड देन इवेंचुअली द प्रोडक्शन हाउस? ज़िंदगी का सफ़र, जब बुढ़ापे आप अपने 2 सेंटेंस कहने फिर मैं। हाँ, अच्छा, दो सेंटेंस बोल। 2 सफ़र। कौन किसको पहले मिला था? मैं आपको इसको एक नटशेल में बता दूं, क्योंकि स्टोरीज हमेशा लंबी होती हैं कि अल्लाह ताला ही मिलाते हैं। और मैंने तो दुआ की थी कि भाई जिससे भी हो अल्लाह ताला जिसके साथ जोड़े उससे सुकून मिले। ये बचपन में मैंने की थी। आई डोंट नो 14 साल का बच्चा ये कितना सोचता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि आप पता नहीं समहाउ थी। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने उस तोहफे में बिल्कुल ये दे दिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे एक इंटर्न ने कुछ साल पहले आके कहा कि सर आपकी शादी को 20 साल हो रहा है। मैंने कहा, कहने बाहर वहाँ लोग यही पूछ रहे कि कैसे है भी शादी या ऐसी चल रही है really। मतलब so, मैं तो पाकिस्तान आया था एक्चुअली एक प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन एक स्टोरी मैं करना चाह रहा था एक माजूर बच्चों के ऊपर, इंग्लैंड में दिखाने के लिए कि वहाँ कैसे उसकी केयर होती है, कि पाकिस्तान कितना आगे चला गया है और आप पाकिस्तानी वहीं के वहीं खड़े हुए। उस बच्ची ने, राबिया जो मेरी साली है, सारा खेल उसी का था। अच्छा, उसने मिला दिया। इन्होंने कहा कि लोग छुपाते हैं, तो मैंने कहा आप आ जाएं, मेरी एक छोटी बहन है उसको डाउन सिंड्रोम है, तो मैंने कहा आप आ जाएं, उसको फिल्म कर लें। अम्मी अबू बड़े खुश हुए और इन्होंने फिल्म कर ली। और वहाँ से फिर जो है ना एक, और फिर मैं खुद मीडिया में होती थी, मैं टेलीविज़न में, तो इनका एक प्रोग्राम चलता था नाजिया हसन के साथ इंग्लैंड में। पीछे पीछे आई थी हमसे मिलने एक्चुअली। तो मैं फ्रांस में हॉट एयर बलूनिंग के लिए गई हुई थी। वहाँ से मैंने इंग्लैंड में, उस वक्त मुझे फ्लाइंग का बहुत शौक है, तो हॉट एयर बलून और एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है ना, ये पैराग्लाइडिंग, तो मैं वहाँ बलून्स को, मुझे एडवेंचर फाउंडेशन ने भेजा था बलून्स को समझने के लिए, तो मैं मुलाकात करने गई, शुक्रिया करने के लिए। तो मैंने देखा ये बेचारे उर्दू में खुद ही राइटिंग करे, सारा अंग्रेजी क्रू है। तो मैंने कहा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। एक और कहानी है, एक और कहानी। नहीं, तो हेल्प मैंने इनकी की, इन्होंने मुझे उधर इंटर्नशिप दे दी और फिर मैं इनको घसीट के वापस पाकिस्तान ले आई। और बस कहानी वो कह रहे हैं नहीं मैं खुद कफील था, सारा काम कर लेता था, ये खामखा मेरे है ना, आपकी बेचारगी पे मुझे ये होता तरस आ पूछने लोग दाना किसने पहले फेंका। नहीं मेरे बॉस थे, इन्होंने देखें BBC ITV के लिए काम करे थे, मैंने इनसे सब कुछ सीखा है। और फिर असिस्टेंट, परमानेंट असिस्टेंट, और फिर शादी करके यहाँ आके गुलाम बना लिया। अच्छा। और क्या, तो मैंने कहा कि आप पाकिस्तानी, हम कुछ अपने कमिश्नर से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में कुछ करो अबाउट पाकिस्तानी वुमेन, कि कैसे वहाँ उनके ऊपर मजलूमियत होती है, उनके ऊपर कोई हुकूक नहीं होते। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है यार, मेरी बीवी से मिलो फिर समझ में आ जाएगा तुम्हें कि क्या है ये मर्द हज़रात कहते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा वहाँ men are under this thing, aspect, ये सिर्फ हम ठंडे कमरों में बात कर सकते हैं, लेकिन हालात हमें पता है क्या है। अच्छा, लेकिन ये पार्टली यूर सेइंग इट राइट, इसलिए कि मैंने अपने मुआशरे में ये देखा है कि जिसका जोर, जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल हमारे यहाँ मुकम्मल तौर पे लागू है। वो लाठी मर्द के हाथ में है तो भैंस उसकी है, और अगर वो लाठी औरत के हाथ में है तो भैंस उसकी है। यानी कि कसूर जेंडर का नहीं है, जेंडर का नहीं है, बिल्कुल लाठी का है, कि लाठी का है। और आपको, आपके अंदर ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल्स नहीं है इनग्रेन कि यार आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है और क्यों नहीं करना है, क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जेंडर से ज़्यादा हमारा ह्यूमैनिटी का इशू है बेसिकली, जिसको एड्रेस करना। और अपने दीन से भी दूरी, क्योंकि दीन हमको बताते था कि आप दोनों रूहें बराबर हैं, रूह बराबर है। हमारा रोल हर एक का थोड़ा सा फ़र्क बिल्कुल है, हमें डिज़ाइन फ़र्क किया हुआ है, लेकिन जब आप इकट्ठे, मकसद सारा ये कि टीम वर्क, आप दुनिया में इकट्ठे काम करने के लिए आए, एक दूसरे का हाथ बटा के चलेंगे तो बहुत दूर जाएंगे, और जो कौमें करती हैं वो आगे जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो प्रोडक्शन हाउस का सेटअप, तो ये किसका ब्रेन चाइल्ड है कि यार हम ऐसे मिलके सरंदीप बनाते हैं? हमारे ब्रेन चाइल्ड कुछ नहीं है, हमारे हार्ट चाइल्ड है। अच्छा, हम सारा कुछ दिल से करते हैं, हमारा ब्रेन इसमें टोटली यूजलेस। ठीक है ना हमने कभी बिजनेस किया, हम लोग करते हैं हमारा दिल जो चाहते हैं, हमें जो कमी लगती है। और पाकिस्तान से क्योंकि इश्क था, तो हम चाहते थे सारी दुनिया को पता चल जाए पाकिस्तान कितना ज़बरदस्त है।
उसके बाद डेवलपमेंट में क्योंकि शौक हुआ, तो जब पाकिस्तान फारूक को मैंने ट्रैवल किया पाकिस्तान जिंदाबाद के बाद, जो हमने एक पाकिस्तान पे सीरीज़ बनाई थी 97 में, वो बहुत हिट हुई बिकॉज हम ब्रिटेन से कैमराज और ज़रा अंग्रेज़ ट्रेनिंग से लेके आए थे। उस ज़माने में यहाँ ट्रेनिंग होती नहीं थी, तो जिस तरह हमने शूट किया था तो उससे ज़रा मशहूरी होगी। बट उससे फिर पाकिस्तान जो घूमे, और मैं आपको बताऊँ आज भी मैं तो टोटल आशिक के नॉर्दर्न एरियाज़ हूँ, और फिर बलोचिस्तान जाके उधर लट्टू हो जाती हूँ, फिर सिंध का इंटीरियर जहाँ लोग कहते हैं कच्चे के डाकू हैं, मुझे उधर फ़र्क चीज़ें नज़र आती हैं। तो हर जगह एक माशूक मैंने डाला हुआ है। और हिंगोल पार्क आप जाएं तो बेहोश हो जाएं। पता नहीं आप लोग बलोचिस्तान में हिंगोल पार्क गए, जहाँ पे एक प्रिंसेस पत्थर में बनी हुई है, और पुराने हमारा जो गवादर की रोड जब जाती है, मैं तो कह रही हूँ अगर आप सिर्फ हिंगोल को ही प्रॉपर्ली पैकेज करें तो जो एडवेंचर टूरिज्म शुरू हो, आप गवादर के आखिरी बीच पे जाएं जहाँ WWF का एक टर्टल बीच है जहाँ टर्टल्स अंडे देते हैं, ना बंदा ना बंदे के ज़ात और ना प्लास्टिक बैग, और हसीन इसीलिए बीच। बचा हुआ है अभी तक, इसलिए टर्टल क्योंकि अंडे दूर देते है। हैं क्योंकि हम नहीं जा सकते। बिल्कुल, तो वैसे आप ना ही जाएं तो बेहतर है। लेकिन जब भी पाकिस्तान के मेन शहर से निकलो तो हुस्न और खूबसूरती के अलावा बड़े बड़े दिल, लोगों के इतने बड़े दिल हैं। लेकिन ये टेररिज्म का जो एक अफरेत है, इसकी वजह भी तो यही है ना कि दिनों के हमारा ये एरियाज हैं, पोटेंशियल है हर तरह का, इसमें एक दफ़ा ये हाईलाइट हो गए या वो, तो इसलिए तो वो वहाँ पे सारा मुसीबत उन्होंने क्रिएट की हुई है। तो आइडिया तय पाया कि बेगम साहिबा का था, तो फिर नहीं, CEO ये बताया मैं आपको, ये गई थी श्रीलंका, इनका पैर टूट गया था, एक गवर्नमेंट की उसमें गई हुई थी। सही। और वहाँ का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पर भी एक टांग पे चढ़ गई थी। अच्छा। तो वहाँ उस पत्थर जो है एक, उसका बड़ा सवीरिया का एक है, बहुत मशहूर है। उसको वहाँ के राजा ने जब पहली दफ़े देखा था तो उसके मुंह से यही लफ्ज़ निकला था, सरदीप। समझे? तो इनको उसका मतलब जो था वो बहुत पसंद आया कि वो चीज़ जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हैं वो आपको मिली दिखी। तो इन्होंने कहा हमें तो सेरेंडिपी लगता है। सेरेंडिप ने हमारा दिमाग ख़राब कर लिया था यहाँ लोगों को, लेकिन एक चीज़ अच्छी भी थी। पहली चीज़ इंटरव्यू जहाँ भी जिस लोगों के पास जाते थे अपने प्रपोजल के लिए, पहले बोलते सेरेंडीप क्या चीज़ है, फिर हम तो कहते थे सेरेंडीप नहीं है, सेरेंडिप है। तो वो इंडियन उस पर लगाते थे कि सेरेंडीप है हर चीज़ उर्दू में। तो वहाँ से तो सारा इनका आइडिया था। नहीं, लेकिन मैं स्टोरी का ट्विस्ट आपको कर दूँ, श्रीलंका का पुराना नाम सरनदीप है, और वहाँ पे बहुत, बाय द वे, इस्लाम भी जब आया था तो अरब ट्रेडर्स आते थे, और सरनदीप का ओरिजिनल रूट अरबिक है। तो वो सरनदीप से फिर वो सिलोन बन गया, सिलोन से श्रीलंका बना है, लेकिन वो एक रूट था। मुझे, और इंग्लिश में एक वर्ड है सेरेंडिपिटी, वहीं से निकला है, तो actually सेरेंडिपिटी सेरेंडिप से उधर ही से निकला निकला है। लेकिन मकसद था जी, ये बहुत क्रिएटिव इंसान ये भी है, ज़बरदस्त ओवरनाइट स्क्रिप्ट लिखते थे, और मैं बहुत विजुअल हूँ, ये कहानियों में रहते हैं और मुझे सब कुछ जो है ना तस्वीरों में नज़र आता है। तो हम, आई गेस, लोग कहते हैं मियाँ बीवी काम करते हैं तो क्या इश्यूज होते हैं, हमें इशू होते हैं जब हम काम नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, अब मैं वो पाक परमीज कर रही हूँ तो अब हमें इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं ना तो हम बिल्कुल फिट होते हैं। तो पाक परमीज आप दोनों इकट्ठे नहीं कर रहे? नहीं जी, ये सिर्फ उसकी रिसीविंग। देखिए एक चीज़ बताएं, देसी उगाते हमें खाते ही हैं। और रियली ये तो ऑपोजिट रोल हो गया। नहीं, ये मैं बताऊं, इनको हर चीज़ में घुसने की आदत है। बिल्कुल है। समझ में ना? हम लोग ज़रा मुश्किल से घुसते हैं इनमें। सिलेक्टिव। अब ये हमारे बेटे से एक दिन कहती हैं वहाँ पे कि जाओ बाहर में गार्डन से थोड़ा सा बाजिल ले आओ। वो बेचारा बाहर गया, खड़ा होकर देखता रहा, यार इतने चीज़ें लगी हुई, इसमें बाजिल कौन सा। जब वो आया तो इन्होंने उससे कहा 15 वैरायटीज बाजिल रखी हो, एक तुम नहीं ला पाए। उसने कहा मामा 15 में सब एक ही लगती, मुझे तो घास लगती है, मैं कहाँ से ले आऊँगा। यानी कि तो मैंने कहा भैया उसे मंगवाओ मत किसी प्लीज, बिकॉज कोई पॉइजन चीज लेके आ जाएगा, खिला देगा। अब यही बात हो जाती है, अब या तो हम पूरी बॉटनी पढ़ें या फिर हम पूरा सब कुछ करें। ये चाहती है कि एवरीबडी शुड बी लाइक मी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसमें ज़रूर ये कह दूँ, यही पाकिस्तानियों हमारा कसूर है कि हमें ये नहीं पता कि जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसकी शक्ल क्या है। बिकॉज जो चीज़ आप उगाते हैं, आप जितना दूर हो जाएंगे तो नए बच्चे समझते हैं कि खाना डब्बों से निकलता है। गलत, खाना खेत से निकलता है। और मुझे खुद सीखना पड़ा है, जब पहली दफ़ा मैंने कोविड के अंदर सब कुछ निकाल दिया। और ये इसलिए नहीं कि मुझे कोई खेती का शौक़ है, ये हमारी ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में 25 साल से पढ़ रही हूँ ग्लोबली, और हर कॉन्फ्रेंस पे जाके वही सुनते थे कि मुझे आप बता दें पाकिस्तान में किस इंसान को खालिस दूध मिलता है,
किस इंसान को खालिस अपने नए बॉर्न बच्चे को खिलाने के लिए कोई भी चीज़ मिलती है जिस पे दवाई ना छिड़की हो? अगर पूरा पाकिस्तान बाकी दुनिया की तरह हर एक इंडस्ट्रियल फूड प्रोडक्शन से कॉर्पोरेशंस का खाना खाएंगे तो उस पर दवाई होगी और जी। मुझे कतन कैंसर का शौक नहीं है, अल्जाइमर्स का शौक नहीं है। प्रिजर्वेटिव्स भी होंगे। हाँ, हाँ, और आपको दो चीज़ें होती हैं आगे जाने के लिए, एक है कि ग़िज़ा जो नामियाती हो, जो ऑर्गेनिक हो, और दूसरा है ज़बान जो सच बोले। क्योंकि अगर आप पाउडर मिला के झूठा दूध देंगे तो वो कौम आगे नहीं जाएगी, और अगर आप नामियाती तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी ज़मीन बांझ हो जाएगी। तो आप डिसाइड कर लें, मेरा बच्चा भी कसूरवार है और मैं भी एज अ माँ, मैंने उसको सिखाया ही नहीं कि चीज़ें कैसे बीजते और लेकिन ये खाना इतना कैसे बड़ा लगाते हैं। शिफ्ट ये ड्रामों से, कहानियों से एकदम से खेती बाड़ी नहीं, फर्क दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ। उसी में ड्रामे बहुत निकले हैं। अच्छा, और मेरे मियाँ साहब तो हंसेंगे, लेकिन मैं जी, सॉरी लास्ट पॉइंट नहीं, आपको हंस नहीं बता रहा दूं, हूँ। फारूक आपको भी पता है कि हम जब स्कूल जाते थे ना, मैथ्स पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते थे, उर्दू पढ़ते थे, फारसी पढ़ते थे, जियोग्राफी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते थे ना। तो ज़िंदगी में भी हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अपना काम दिखाते हैं। सुबह उठते हैं तो हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो खाना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। आपने अगर घर बनाना है तो आपको कोई समझ आनी चाहिए कि चीज़ें बिल्ड, तो मैं नेचुरल बिल्डिंग भी करती हूँ जिसमें है कि वापस मिट्टी और भूसे से और बांस से घर कैसे बनाते हैं, मॉडर्न घर। तो फारूक और मैं भूसे के घर में रहते हैं, उसको स्ट्रॉ बेल कहते हैं। बैल नहीं वहाँ उसमें 4 साल से हमने एसी नहीं चलाया। अब जो हम अपना घर बना रहे हैं और सिखा रहे हैं लोगों को साथ साथ, वो मिट्टी को कूट के बनाएं, जो यमन ने 14 स्टोरी बनाई है मिट्टी की ईंटों से उसके साथ, और उसमें आप मॉडर्न तरीके से, आपको ये स्टूडियो भी हम मिट्टी से बना के दे सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, बिकॉज उसके अंदर ठंड होती है अंदर, और गर्मियों और सर्दियों में गर्म वार्मथ होती है। वो तो ठीक है, मगर आप लोग वाकई कैसे घर में रहते हैं? जी, हमारा कमरा ही है वो फिलहाल। आइए, तशरीफ लाइए। आए तो आपको हमने सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए। तो कुटी हुई मिट्टी का घर, उसको रैम डर्थ कहते हैं। ये वही जो हमारा कल्चरली यहाँ पर घर जिस तरह से बनते हमारा थे, था, वही उसको भूसा और अडोबियन मिट्टी। कॉब कहते हैं। बलूचिस्तान में उसको गोले बना के मार के करते हैं, वो भी एक तरीका है। एक है जरा ज़्यादा कूटते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में कुटी हुई मिट्टी का सबसे बड़ा दुनिया का ऑफिस है, टेलीनॉर ने बनाया हुआ है मेरे ख्याल में। और अब है कि जी लोग अपने घर बनाएं। पराली जो आप जलाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाती है, जो हमारे ग्लेशियर्स का पानी पिघला रहे हैं, उस पराली की आप इतनी बड़ी बेल बनाते हैं। बेल का मतलब है गट्ठा, और उस कमरे में हम रहते हैं। राइट और लेफ्ट पे लिपाई है, एंड अगर मैं आपको बताऊं नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। सो आपने एक नेचुरल इंसुलेटर क्रिएट कर लिया है, बाहर की हीट या बाहर की सर्दी और अंदर के टेम्परेचर का, जो कि जिसे हम कहते हैं साउंड प्रूफिंग, या आपको एक और बहुत सारे चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, इंसुलेटर। आपने वो नेचुरली और ऑर्गेनिकली उसको जो है वो डेवलप किया। बिल्कुल, उसके एंड यू फायदे डिड इट क्या हैं? योरसेल्फ। जी, और उसके फ़ायदे क्या हैं? आप पाकिस्तान में हाउसिंग का इतना बड़ा क्राइसिस है, आप सीमेंट और ईंट से नहीं पूरी पब्लिक को दे सकते। अगर आपने दे दिया तो शहर गर्म होना शुरू हो जाएंगे। आप इस वक्त एसी बंद करें, हम सब मर जाएंगे। जी। तो हमें देखना होगा कि यमन में 14 स्टोरी मिट्टी की बिल्डिंग्स आज भी यूनेस्को ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ वो हैं। ईरान में आप देख लें, ब्यूटीफुल। पेट्रोल की बात करें? ये कहाँ नहीं, की? सना में भी है, शिबाम, जगह का नाम शिबाम है। लेकिन मैं आपको हज़ारों तस्वीरें दिखा सकती हूँ। और अब चाइना में जो न्यू सिटीज़ बन रही हैं, दे ग्रीन सिटीज़, राइट। उसमें नेचुरल चीज़ें हैं। वही पराली जो आप कहते हैं क्यों ये लोग जलाते हैं, मैं तो उसको सोने की तरह ढूंढ रही होती हूँ कि किधर है, मैं उसके गट्ठे बना के और चीज़ें बना लूँ। तो जिसने सीखना है अब हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। लेकिन फारूक साहब जो हैं वो मुझे नहीं इंटरेस्टेड लगते इस तरह के कामों में। नहीं, जब एसी का बिल आता है बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं, है ना, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। नहीं, मैं इंटरेस्टेड होता हूँ कि मुझसे कह दे कोई कि अच्छा ये बना दो। अगर मुझसे ये कहती नहीं, आप पहले इसके बाद में पढ़ें कि कैसे बनता था, ये कौन सी चीज़ थी, इसके अंदर क्या था। तो जितनी रिसर्च ये कर सकती हैं, उतनी ब्रेन के सेल इतने हैं, उतने मेरे नहीं है। ठीक है। मेरे इधर मोर थिएट्रिकल एंड इसमें कहानी ढूंढ लेती है। हाँ, कि क्या है। आप उस तरफ तो जी हाँ। नहीं, फारूक अरे कहते हैं, मैं मैंने फीता काटूं। मैं अपनी सर्जरी छोड़ी क्यों, यू नो व्हाई डिड आई लीव माय मेडिसिन, अगर मैंने यही काम इसीलिए करना मैं चाहता था कि लोगों की कहानी, जब हमने पाकिस्तान, जिंदाबाद में पाकिस्तान घूमा ना, उस ज़माने में बता रहा हूँ, इतनी स्टोरीज हम लोगों को मिली, इतने सबक सीखे हम लोगों ने कि हम बता नहीं सकते हैं। आज हम जैसे देखते हैं कि आपने ये महोना के ट्राइब्स के बारे में
जो मोहनजोदारो के थे वो किए। हम लोगों ने जब ये इसको 20 साल पहले किया हुआ था तो हम लोगों से कहते हैं कि भाई वहीं क्यों जाते हो, और ढूंढो स्टोरीज, बिकॉज देर आर, डोंट कॉपी स्टोरीज जो बन चुकी हैं ऑलरेडी, इसके ऊपर और चीज़ें बनाओ, बिकॉज इतनी इवॉल्विंग स्टोरीज हैं कि देयर इज नो एंड टू पाकिस्तान। और वो बहुत खूबसूरत और रेजिलियंस की इंटरेस्ट की। मैं आपसे एक स्टोरी सुनना चाहूँ, बिकॉज यू आर अ स्टोरी टेलर एंड यू आर अ डायरेक्टर, सो अब हम मैं आपकी साइड से एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर ऑडियंस, देखने वालों के साथ। लेकिन उससे पहले ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए, काफ़ी देर से ब्रेक ओवरड्यू है। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिल रहे हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।